चलिए ओपन कीजिए वो। हाँ, नहीं ठीक, आज मैं नहीं हो रही हूँ खड़ी, आज मैं बैठ कर पढ़ा रही हूँ। देखिए आज ऐसा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको बुक में समझ नहीं आ पाता है। तो आपके लिए ये क्लास आज इस फॉर्मेट में चलाई जा रही है जिससे आप उन शब्दों को समझ सकें जो आपको बुक पढ़ने में डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं। ये जो लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनको 2 मार्कर में और 2 मार्कर में एमसीक्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती जब हमारे पास मटेरियल तो बहुत है लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड कैसे करें। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिसका मीनिंग आज हम समझते हैं और मुझे लगता है इसके लिए मुझे खड़े होने की ज़रूरत नहीं। क्यों खड़े हो के नहीं पढ़ाऊँगी तो मैम नहीं लगेंगी। बोर्ड की भी नीड नहीं है बच्चे, आपके पास बुक है, आपके बुक में वो टॉपिक्स हैं, वो वर्ड्स हैं, आप उनको अंडरलाइन करते जाइए, आपको मिल जाएगा, रिवीजन करते जाइएगा, उसमें भी आराम मिलेगा। आज हम देखते हैं निष्ठा। निष्ठा निष्ठा क्या होती है? निष्ठा शब्द लोक प्रशासन के एक सामान्य सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। निष्ठा शब्द जो है लोक प्रशासन के एक सामान्य सिद्धांत से जुड़ा हुआ शब्द है। प्रशासन में निष्ठा का सिद्धांत ये बोलता है कि प्रशासन में कार्यरत जो लोग हैं उन्हें अपने संगठन के कार्यों में, संगठन के संविधान में, संगठन की नियमावली में निष्ठा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए। जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करोगे तब तक आप काम कैसे कर सकते हो? तो संगठन में निष्ठा का अर्थ है उसके कर्मचारियों में अपने संगठन के प्रति कर्तव्य पालन करने की जो इच्छा शक्ति होती है, वो संगठन के वैध कार्य, इनवैलिड मतलब ऐसे नहीं कि गैर कानूनी काम कराए जा रहे संगठन में और आप वो करें, नहीं। संगठन के वैध कार्यों में, संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों में अपने संगठन के प्रति निष्ठा होना चाहिए। संगठन के द्वारा दिए गए जो भी वैध काम है वो, हाँ वैध काम, इलीगल नहीं, लीगल, जो उसके दायरे में आता है, तो उन कामों को उन्हें करना चाहिए, उसका पालन उन्हें करना चाहिए। संस्थापक के संरक्षण में की आवश्यकता होती संगठन में, तो इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शासक के आदेशों का पालन करें। उनके आदेशों में निष्ठा रख के, संगठन में निष्ठा रखोगे तो संगठन के संरक्षणकर्ता के आदेशों का पालन भी ऑटोमेटिकली कर पाओगे। तो ये होता है प्रशासन में निष्ठा का अर्थ। अब आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता। बहुत से लोग डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी को एक समझ बैठते हैं, ये ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि राज्य के किसी भाग या कोई विभाग के द्वारा अपनी संवैधानिक परिधि में, यानी उसको संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, अपनी उस संवैधानिक दायरे में रहते हुए वो अपने निर्णय खुद ले, ठीक है, वो अपना मैनेजमेंट खुद करे। इसलिए उस दायरे में रहकर जब वो अपना डिसीजन पावर उस विभाग या किसी एक यूनिट या किसी राज्य को, या किसी, जैसे कुछ कॉलेजेस आपको ऑटोनॉमस होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही फ्री हैं, बल्कि वो अपने दायरे में रहकर अपना मैनेजमेंट, अपने डिसीजन, अपने नियम, रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण में और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी में डिफरेंस होता है। विकेंद्रीकरण में पूरी तरीके से शासन अपने लेवल पर चलाया जाता है। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ये छूट दे दी जाती है कि वो अपना मैनेजमेंट करने के लिए अपने रूल्स रेगुलेशन खुद चलाए। कोई पर्टिकुलर विभाग हो सकता है, किसी राज्य की कोई एक यूनिट हो सकती है जिसको कि इस तरीके के अधिकार दिए जाते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। इसको विकेंद्रीकरण का पर्यायवाची आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ऑटोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, ऑटोनोमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है स्वशासन, पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का अधिकार, पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट,
ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस, पावर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ये इसका अर्थ होता है। तो हमने देखा कि क्या मीनिंग होता है प्रशासन में निष्ठा का, क्या अर्थ होता है ऑटोनॉमी का। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून क्या होते हैं। प्रशासनिक कानून क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, देखो प्रशासनिक कानून दो प्रकार से मीनिंग हम इसके निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल यानी संकुचित दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें, और एक व्यापक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर चले, तो अगर संकुचित अर्थ में देखें तो प्रशासनिक कानून का अर्थ होता है कि लोक प्रशासक के द्वारा अपने प्रशासनिक विवेक का प्रयोग कुछ निश्चित मर्यादाओं में रहकर करना। संकुचित दृष्टिकोण में के अंतर्गत प्रशासनिक कानून का अर्थ है कि लोक प्रशासक जो हैं वो अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, यानी उनको जो अधिकार है ना बस उसके अंदर रहते हुए वो अपने विवेक का प्रयोग करें कुछ प्रशासनिक निर्णय लेने में, प्रशासनिक गतिविधियों में प्रशासनिक विवेक का प्रयोग करें। लेकिन अगर हम इसको, ये प्रशासनिक कानून को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि प्रशासनिक कानून ऐसी मर्यादा का नाम है जिसको ध्यान में रखते हुए लोक सेवक अपने प्रशासनिक निर्णय लेता है। प्रशासनिक कानून एक ऐसी प्रशासनिक मर्यादा का नाम है जिसमें रहकर लोक सेवक अपने प्रशासनिक निर्णय लेता है। अब चूँकि इसका जो लोक प्रशासन जो है ये सरकार के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों में से इसका संबंध होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए लोक सेवक निर्णय लेते हैं। अब व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो प्रशासनिक कानून का संबंध तीनों अंगों से होता है। कार्यपालिका की शाखा भी इनके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि प्रशासनिक कानून उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जैसे अधिनियम, कोई प्रस्ताव, कोई न्यायिक निर्णय, इन सबको भी हम प्रशासनिक कानून में ही शामिल करते हैं। क्योंकि लोक प्रशासकों का कार्यपालिका से भी महत्वपूर्ण संबंध होता है, तो वहाँ पर भी प्रशासनिक निर्णय कुछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हम ये व्यापक विचारधारा के अंतर्गत अगर हम ले तो प्रशासन के अंतर्गत सरकार की कार्यपालिका शाखा भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रशासनिक कानून उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः अधिनियम, प्रस्ताव, न्यायिक निर्णय, इनको भी हम प्रशासनिक कानून में शामिल करते हैं। ये भी अब आपको MCQs में मिल जाएगा इनमें से क्या प्रशासनिक निर्णय है, प्रशासनिक कानून है। आपको कई एग्जाम्पल दे दिए गएंगे, संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून, ठीक है, तो आप उसमें से चुनेंगे कि ये जो प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, कोई अधिनिर्णय ले लिए जाते हैं, इनको हम प्रशासनिक कानून के अंतर्गत लेते हैं। आप इसमें कोई, हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा, अब तो समझ में आने लगा ना। हाँ, बुक समझ में आने लगेगी। अभी तक आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ रहे थे ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। अब आप फिर वही बात होती ना कि टीचर्स की वैल्यू तो होती है, अगर हम आपको बुक्स नहीं समझाएंगे तो फिर आप रट के चले जाओगे, इसीलिए तो ज़रूरी होता है एक टीचर का रहना। अब देखिए, आपने ब्यूरोक्रेसी आप जानते हो, अधिकारी तंत्र का शासन, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है इस क्लास के पहले, जब हमने मैक्स वेबर को पढ़ा था, कार्ल मार्क्स को बताया था नौकरशाही का कॉन्सेप्ट, तो बता दिया था। अब हमें देखना है कि बैलेंस ब्यूरोक्रेसी क्या होती भाई। What is the meaning of balanced bureaucracy? Anybody? आप देखो, बैलेंस जो ब्यूरोक्रेसी होती है इसका मतलब होता है संतुलित नौकरशाही। संतुलित नौकरशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसी नौकरशाही की जरूरत है जिसके द्वारा संतुलन की स्थिति में लोक हितों को पूरा किया जा सके, जिसके लोक हितों को पूरा करें, ऐसे कि आप बाइस्ड होकर, यानी कि पक्षपात पूर्ण नहीं, आप अपने इस लेवल से, पक्षपात, भ्रष्टाचार, इस लेवल से ऊपर उठकर आप अपना काम करें, जिससे संतुलित नौकरशाही कहा जाता है, जिसमें सामाजिक हित हो,
निष्ठा हो, कानून में निष्ठा हो और अपने काम को कानूनी दायरे में रहकर किया जाए, भेदभाव पूर्ण ना हो, एक संतुलन की स्थिति आप समाज में लेकर आ रहे हो। अपने कार्यों से नौकरशाहों का डायरेक्ट संबंध होता है जनता से, वो जनता के सामने रहकर काम करते हैं, तो वो जब इन छोटे छोटे जो स्वार्थ हैं इनसे ऊपर उठ के लोकहित के लिए काम करेंगे, तब इसको हम संतुलित ब्यूरोक्रेसी, बैलेंस ब्यूरोक्रेसी, संतुलित नौकरशाही कहेंगे। क्लियर है? ओके। अच्छा, बोर्ड और ब्यूरो सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? बोर्ड सिस्टम क्या होता है और ब्यूरो सिस्टम क्या होता है? चल कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, ब्यूरो सिस्टम, जब विभाग का कोई डिपार्टमेंट है, उसका हेड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? विभाग अध्यक्ष। क्या कहते हैं? विभाग अध्यक्ष बोलते हैं ना, जैसे बिजली विभाग का अध्यक्ष, शिक्षा विभाग का अध्यक्ष, ऐसे। तो विभाग का जो प्रधान होता है उसको विभाग का अध्यक्ष कहा जाता है, जिसके नियंत्रण, जिसके निर्देशन और जिसके पर्यवेक्षण में, यानी जिसके डायरेक्शन में, जिसके कंट्रोल में और जिसके सुपरविज़न में पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। यदि किसी विभाग का विभाग अध्यक्ष एक ही व्यक्ति, सिंगल हेड का जो किसी डिपार्टमेंट का हेड है वो एक सिंगल व्यक्ति हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक ही व्यक्ति हो तो हम उसको कहते हैं तो हम उसको कहते हैं ब्यूरो व्यवस्था। क्या कहते हैं? एक ही व्यक्ति जब विभाग का अध्यक्ष हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूरो सिस्टम, ब्यूरो व्यवस्था। इसके विपरीत यदि विभाग के निर्देशन, निरीक्षण का दायित्व अनेक व्यक्तियों में विभाजित कर दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? आयोग, यानी कि बोर्ड सिस्टम। क्या कहेंगे? आयोग सिस्टम या बोर्ड सिस्टम। अब देखो, भारत में दोनों प्रकार के सिस्टम देखने को मिलते हैं। कैसे? कि एक तो किसी भी विभाग का जो प्रधान होता है वो एक पॉलिटिकल पोस्ट होती, जैसे मंत्री, गृह मंत्रालय का गृह मंत्री, रेल मंत्रालय का रेल मंत्री। ठीक है, विभाग का एक पॉलिटिकल पोस्ट होती है, रक्षा मंत्रालय का रक्षा मंत्री होता है, और इसी के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी साथ में होती है, जिसको हम कहते हैं सचिव। क्या कहते हैं? सचिव, सेक्रेटरी के नाम से हम जानते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर तो मंत्री होता है, और प्रशासनिक लेवल पर एक सचिव होता है, जिसको हम प्रधान सचिव के नाम से जानते हैं। लेकिन राजनीतिक मुखिया भले ही एक मंत्री होता है, लेकिन उसके प्रशासनिक बोर्ड या आयोग होते हैं। प्रशासनिक उसके बोर्ड भी हो सकता है, उसका आयोग भी हो सकता है। जैसे रेलवे विभाग में देखो, रेल मंत्रालय भी है और रेल बोर्ड भी है। केंद्रीय राजस्व और सीमा शुल्क विभाग में राजस्व बोर्ड भी है। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड और विभाग दोनों सिस्टम भारत में लिए गए हैं। जब एक व्यक्ति होता है तो उसको हम ब्यूरो कहते हैं। जब नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिए जाते हैं राइट्स को, काम को, तो हम उसको वहाँ पर आयोग, बोर्ड के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हुआ? बैलेंस ब्यूरोक्रेसी भी हो गया। अब इस तरीके से आपको छोटे छोटे पार्ट में ये टर्मिनोलॉजी याद करनी है। इसको आप समझ लीजिए, समझ लेंगे तो आपको बुक अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड पर चार्ट बना के भी इसको किया जाए। एक हम ऐसे भी तो क्लास में पढ़ते ही हैं ना, तो आप ऐसे कर लीजिए, इससे आपको इजी वे में हो जाएगा। और आपकी जब मर्जी, जो लोग नहीं आए, वैसे तो आज ऑलमोस्ट सारे प्रेजेंट ही हैं, लेकिन आपको रिवीजन करना हो तो आप इस रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल में आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है ये समझ में आई होगी, आपको काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स आपके इसी पर बेस्ड हैं, तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो।